हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के बारे में। आपको पता है कि भारतीय वायुसेना अग्निवीर युवा इनटेक 01/2013 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निवीर युवा इनटेक का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसकी क्या क्या सिलेबस है, एज लिमिट क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसके क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्म कब से भरा जाएगा तो 7 नवंबर 2022 से फॉर्म भरना शुरू होगा और इसका अंतिम जो डेट है 23 नवंबर 2022 है। आप इनके बीच में ही फॉर्म भर लीजिएगा। दोस्तों, आपको एक मेरी तरफ से सलाह है कि आप लास्ट डेट यानी कि 23 नवंबर 2022 का इंतज़ार मत करिएगा। आप उससे पहले ही फॉर्म को भर लीजिएगा। बाद में बहुत दिक्कत होती है, सर्वर बिजी हो जाता है, जिससे बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज, आपका एज कितना होना चाहिए? तो देखिए, एज जो है आपका 27 जून 2022 से 27 दिसंबर 2005 के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्म 26 जून 2022 या 25 जून 2022 या और पीछे चले जाइए, अगर हुआ है आपका जन्म, तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। 27 जून 2022 या 28 जून 2022 या इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022 कभी भी आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और 27 दिसंबर 2005, अगर आपका जन्म 28 दिसंबर 2005 को है तो भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप तभी भर सकते हैं जब आपका 27 दिसंबर या 26 दिसंबर 25 दिसंबर 2005 के अंदर हो। 27 दिसंबर के अंदर अगर है तो ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मैरिटल स्टेटस को देख लेते हैं। ओनली अनमैरिड Indian male and female candidates are eligible for enrollment as अग्निवीर युवा in Indian Air Force। केवल अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट टू बिलोंग अनमैरिड एट द टाइम ऑफ इनरोल। आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा कि मैं अनमैरिड हूँ। अग्निवीर युवा will not be permitted to marry during their entire tenure of 4 years in the Indian Air Force। आप 4 साल के लिए आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो 4 साल के लिए आपको इनरोल किया जा रहा है, उस दौरान आप शादी भी नहीं कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए। A candidate may be dismissed from service if he or she marry during his or her tenure, or if found to be already married in spite of giving certificate of being unmarried। अगर आप जो सर्टिफिकेट देंगे अनमैरिड होने का, बट अगर कभी जांच में पता चलता है कि आप मैरिड थे तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर आप छिपा के भी 4 ईयर के दौरान अगर आप शादी कर लेते हैं तो अगर पता चलेगा तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको शादी नहीं करना है जो 4 साल का टेन्योर है। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एक एक करके हम देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट्स के जो विद्यार्थी हैं वो देखें इसको। कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट या 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एज COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English।
देखिए मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों में मिला के कम से कम आपका 50% होना ज़रूरी है, और इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में भी 50% होना ज़रूरी है। सपोज अगर मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश में अगर आपका 50% से एबव या 50% है, बट अगर इंग्लिश में अगर आपका 49% है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके बाद जो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिनका, वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें देख लेंगे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन कोर्सों में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, अगर आपने वोकेशनल कोर्स भी 2 साल का किया हुआ है, व्यावसायिक कोर्स, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर देन साइंस के बारे में। अगर जिनके पास साइंस सब्जेक्ट्स जो नहीं करते हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो वो भी बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इंटरमीडिएट या 10+2 या एग्जाम इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स लिस्टेड as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English subjects। आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना चाहिए। अगर आप साइंस से नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इंग्लिश उसमें होना चाहिए, और उसमें भी 50% होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आप नहीं भर सकते हैं। और आपका अलग अदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी को मिला के भी 50% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इन सब बातों को देख लीजिएगा, आप इन क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तभी फॉर्म को फिल करिएगा। आगे देखते हैं अब मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर अग्निवीर युवा आर एस फॉलो। देखिए हाइट के बारे में देख लीजिए। आपकी हाइट जो है मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरा है वेट। वेट में क्या है कि प्रोपोर्शनल ऑफ हाइट एंड एज। इसमें क्या है कि आपकी ऊंचाई और उम्र के अनुसार वेट को काउंट किया जाता है। इसमें कोई फिक्स्ड वेट नहीं है कि आपका इतना वजन होना चाहिए। आपकी हाइट और एज के अनुसार आपका वेट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद चेस्ट में देख लीजिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, तो ये ध्यान दें। और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है कॉर्निया सर्जरी इज नॉट एक्सेप्टेड। जिनके कार्निया की सर्जरी हुआ है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम अगर किन्हीं को है तो वो भी देख लें इस चीज़ को। कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग। कैंडिडेट्स को कम से कम अच्छा हियरिंग होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल नहीं है, उसको सुनने में कोई दिक्कत है, तो भी वो नहीं फॉर्म भर सकता है। देख लीजिए, एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाई ईच आर ईयर सेपरेटली। एक कान से आपको 6 मीटर की दूरी से सुनाई देना चाहिए अगर सीटी बजाया जा रहा है तो, या विस्पर किया जा रहा है तो। इसके बाद हम देखते हैं विजुअल स्टैंडर्ड। ये जिन्हें आँख से संबंधित प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को देख लेंगे कि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। आगे देखते हैं प्रेगनेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से एक बार फीमेल कैंडिडेट देख लेंगे। एनी कैंडिडेट्स इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई भी कैंडिडेट फीमेल अगर पाई जाती है कि वो प्रेग्नेंट है तो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। एंड हर कैंडिडेटर रिजेक्टेड, उसका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ए कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और टिल कंक्लूजन ऑफ 4 ईयर टेन्योर।
कुल मिलाकर के आपको 4 साल है उसके दौरान भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो भी फॉर्म भर रहा है वो अनमैरिड है और 4 साल भी के दौरान भी आपको मैरिड नहीं होना है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे देखते हैं, हम 9 नंबर पॉइंट को भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें हम आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी प्रकार का ड्रग्स रखता है या किसी को दे रहा है, अगर इस दौरान वो पकड़ लिया जाता है या कोई अल्कोहल ले रहा है या किसी को दे रहा है, तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यानी आपको किसी भी तरह का ड्रग्स या अल्कोहल आपको न रखना है, न सेवन करना है, न किसी को देना है। ये रहा 9 नंबर पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए 10 नंबर पॉइंट है कि बॉडी टैटू, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। अगर कोई परमानेंटली बॉडी टैटू बनवाया है तो वो भी डिसमिस हो जाएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको छाड़ दिया जाएगा। अब टर्म एंड कंडीशंस देख लेते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है। अग्निवीर युवा विल बी इनरोल्ड इन एन इंडियन एयरफोर्स अंडर एयर फोर्स एक्ट 1950 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। आपका जो टेन्योर है वो केवल 4 साल का है, आप परमानेंट सर्विस के लिए नहीं हैं। अग्निवीर युवा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये वाला देख लीजिए। परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दियर 4 ईयर इंगेजमेंट पीरियड एंड अप टू 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवीर युवा विल बी इनरोल्ड इन रेगुलर कैडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आपके परफॉर्मेंस के अनुसार ही जो आपका 4 साल का ड्यूरेशन है उसमें से 25% युवा को लिया जाएगा रेगुलर कैडर के लिए, रेगुलर सर्विस के लिए। केवल 25% बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं लीव के बारे में। जो छुट्टी मिलती है वो कैसे आपको मिलेगी, ये देखिए। एनुअल लीव यानी 1 साल में आपको 30 छुट्टी मिलेगी। सीक लीव, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, तो जैसा डॉक्टर बोलेगा उस हिसाब से आपको छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे पे अलाउंसेस के बारे में, आपको कितना सैलरी मिलने वाली है। इसमें हम एक एक करके आपको बता देते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको जो मंथली पैकेज है आपका 30,000 का है, बट आपको 30,000 मिलेगा नहीं, आपके इन हैंड 70% मिलेगा, यानी 21,000 रुपये आपके हाथ में मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्प्स फंड्स, आपका एक फंड बना है, उसमें आपका 9,000 रुपये जमा हो जाएगा और उतना ही पैसा सरकार जो है जमा करेगी 9,000 रुपये, यानी टोटल आपका हो गया 18,000 रुपये। जितना आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपका जमा करेगी। फिर सेकेंड ईयर में भी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका 33,000 रुपये। इसमें आपको इन हैंड 23,100 रुपये मिलेगा और उसमें कंट्रीब्यूशन जो है आपका 9,900 रुपये होगा और सरकार का भी कंट्रीब्यूशन जो है 9,900 रुपये होगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। आपको हाथ में 23,100 रुपये आपके हाथ में मिलेगा, नहीं जो आपके अकाउंट में आएगा, और कंट्रीब्यूशन जो होगा यही आपको बाद में जब 4 साल के बाद आपको ये सब जो कंट्रीब्यूशन आप जो दे रहे हैं 9,900 रुपये 9,000 रुपये ये सब जो दे रहे हैं ये सब मिल जाएगा आपको। फिर तीसरे साल में आपका जो सैलरी है 36,500 रुपये होगा, बट इन हैंड जो है 25,550 रुपये ही आपको हाथ में मिलेगा। कंट्रीब्यूशन जो है आपका 10,950 रुपये होगा और इतना ही सरकार करेगी 10,950 रुपये। फिर चौथे साल में आपकी सैलरी जो है 40,000 रुपये होगी। इसमें जो आपको इन हैंड मिलेगा 28,000 रुपये मिलेगा और कंट्रीब्यूशन जो है आपका 12,000 रुपये का होगा और इतना ही सरकार कंट्रीब्यूशन देगी। तो अब हो गया जो ऑल फिगर। अब इसका हम देखें
कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है अग्निवीर कॉर्प्स ऑफ 4 ईयर, तो आपने 4 साल में 5.02 लाख 5.02 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, और उतना ही सरकार ने 5.02 लाख रुपए सरकार ने जमा कर दिया। यानी कि जब आप 4 साल के बाद जब आप निकलेंगे तो आपको मिलेगा 10.04 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज से। यानी जो आपने जमा किया, जो सरकार ने जमा किया, ये सब मिला करके 10.04 लाख रुपए हो जाएगा, ये सब आपको मिलेगा। तो ये हो गया सैलरी और अलाउंस के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। इसमें इंश्योरेंस भी है। अगर सर्विस 4 साल का जो टेन्योर है, इस दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी या कोई किसी तरह की शरीर को या किसी भी तरह से हानि होती है, तो आपको इन लाइफ एक इंश्योरेंस है जो कि 48 लाख रुपए का है। देखिए यहाँ पे 48 लाख रुपए का आपका एक लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो ये हुआ। अब आगे चलते हैं हम। फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट। जो फेज 1 होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। देखिए जो साइंस सब्जेक्ट्स है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट विल बी 60 मिनट एंड शैल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर 10+2 CBSE सिलेबस। CBSE सिलेबस के अनुसार ही 12वीं के जो CBSE सिलेबस होता है उसी के अनुसार आपका मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 60 मिनट में आपको करना है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स देख लीजिए। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टोटल टेस्ट शैल बी 45 मिनट्स। अदर देन जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनका जो समय है वो 45 मिनट का ही है, और उनसे जो पूछा जाएगा इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस है, एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इनका जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस आएगा और इंग्लिश होगा। तीन चीज़ें हैं इसमें। जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस दोनों का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसी टाइम ऑप्शन होगा कि आप साइंस सब्जेक्ट से भर रहे हैं या अदर देन साइंस या दोनों। अगर आपने दोनों सेलेक्ट किया है तो आप ये वाला एग्ज़ाम देंगे। इसमें आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट है वो 85 मिनट्स 85 मिनट्स का है, एंड शैल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज पर 10+2 CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। आपका 85 मिनट में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इन सभी का आपको एग्ज़ाम देना है। पहले आप साइंस सब्जेक्ट्स वाला देंगे, उसके बाद आप अदर देन साइंस वाला है जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसका देंगे। यानी टोटल जो टाइम होगा वो 85 मिनट का होगा। इसके बाद ये देख लीजिए मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट का जो मार्किंग होगा वो कैसे होगा। 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर एक आंसर सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जो अटेम्प्ट आप क्वेश्चन नहीं करेंगे उसके लिए 0 नंबर है। 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत प्रश्न के लिए आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, आप ध्यान दीजिएगा। जो आपको आए वही करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फेज 1 जब आप कंप्लीट कर लेंगे, कैंडिडेट्स are to qualify in each paper individual in science subjects and other than science subjects with normalized marks। देखिए आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कई शिफ्टों में होगा। जब एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइज होता है। द रिजल्ट ऑफ फेज 1 एंड
The list of shortlisted candidates for phase 2 based on their performance in phase 1 online test will be uploaded on इस वेबसाइट पे within 1 month फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम। जब आपका एग्ज़ाम सभी का ख़त्म हो जाएगा उसके विदिन 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपका फेज 1 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद फेज 2 शुरू होगा आपका। इसके बाद देखते हैं हम फेज 2। Soon after the declaration of the result of phase 1 test, a cutoff will be applied based on their marks scored by the candidate in the phase 1 test, and shortlisted candidates will be sent a new admit card on their registered email IDs or for phase 2 test at the designated SCs. This admit card for phase 2 exam can be also to be downloaded online. कुल मिलाकर ये है कि फेज 1 के बाद फेज 2 के लिए आपको फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो आपके ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा और आप ऑनलाइन भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, आप इसे देख लें। कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड्स, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा। दूसरा जो है देख लीजिए, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप वो भी जो फॉर्म निकलेंगे वो भी कलर प्रिंट आउट में निकलवाइएगा। आपको तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें सी नंबर, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक्स, स्टैम्पर एंड ब्लैक या ब्लू पॉइंट पेन फॉर राइटिंग, आप इसके लिए ले जा सकते हैं ये सब चीज़ें। डी नंबर देखिए, 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटो, आपको 8 कॉपी फोटोग्राफ्स का ले जाना है जो कि अनअटेस्टेड हो, अटेस्ट नहीं करना है। उसके बाद ई नंबर देख लीजिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और उसका 4 फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उस पर खुद से अटेस्ट कर दीजिएगा, वो लेकर जाना है। किसका मार्कशीट? हाई स्कूल का मार्कशीट। और नीचे एफ नंबर में भी वही लिखा है कि आपको मार्कशीट ले जाना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट हाई स्कूल का दोनों ओरिजिनल होना चाहिए और दोनों का 4 कॉपी फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड। आगे देखते हैं, ये दोनों चीज़ एक साथ देख लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए पहले। ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंटरमीडिएट का लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसका 4 फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो, इसका ध्यान रखिएगा। फिर ये वाला देख लीजिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा, अगर जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी अपना मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाएंगे और उसके 4 फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो। और जो वोकेशनल वाले हैं वो भी अपना ले जाएंगे, सभी में ओरिजिनल ले जाना है और 4 फोटोकॉपीज लेके जाना है। इसके बाद आपको ये वाली पॉइंट और ध्यान देना है, ओरिजिनल फेज 1 एडमिट कार्ड यूज्ड ड्यूरिंग फेज 1 टेस्ट बेयरिंग इंडियन एयरफोर्स सील एंड इन्विजिलेटर साइन, आप जो फेज 1 का एग्ज़ाम दे के जब आएंगे तो उसको सुरक्षित रख लीजिएगा उस एडमिट कार्ड को, क्योंकि वो फेज 2 में मांगा गया है। अगर आप नहीं रखते हैं तो बाद में आपको परेशानी होगी। आप अगर एडमिट कार्ड फेज 1 का डाउनलोड करके रखे हैं तो सोचेंगे कि आप बाद में उसको हम निकाल के फिर से लेके चले जाएंगे, तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि
इंडियन एयरफोर्स सील एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर, उस पर सिग्नेचर जो इन्विजिलेटर करते हैं उसका होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। ये हो गया। उसके बाद ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ NCC A B या C सर्टिफिकेट जिनके पास होगा वो अपना ले लेंगे, ओरिजिनल और 4 कॉपी अटेस्टेड। ये हो गया। आगे चलते हैं। देख लीजिए, एक पॉइंट ये भी है कि आप अगर इंटरनेट से कोई कॉपी निकाल के ले जाते हैं मार्कशीट का तो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आप इंटरनेट का कोई कॉपी ना लेके जाइएगा, आप ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसका फोटोकॉपी, तभी मान्य होगा। 5 नंबर पॉइंट देख लीजिए, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्यूरिंग एनी रफ वर्क और राइटिंग anything anywhere on the admit cards issued by phase 1 and phase 2 such candidates will be debarred permanently। आपको परमानेंटली डिबार कर दिया जाएगा, फिर आप कभी एयरफोर्स का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। एडमिट कार्ड पे यदि आपने कोई भी रफ कार्य किया या किसी भी तरह का कुछ भी लिखा, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फेज 1 में जाइएगा तो आप रफ सीट आपको मिलेगा, तो आप रफ सीट पे ही आप रफ करिएगा। आप कभी कभी सोचते हैं कि चलो एडमिट कार्ड के पीछे खाली है, इस पर भी रफ कर लेते हैं, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप परमानेंटली डिबार हो जाएंगे। केवल वही एग्ज़ाम में आप फेल नहीं होंगे, आप फिर कभी एयरफोर्स एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप फंस जाएंगे। आगे देखते हैं अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है, एंड 8 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर को कंप्लीट करना है। अब देखिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, ये वाला जो है क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें टेस्ट में देखिए क्या है, 10 पुशअप है, 1 मिनट में आपको 10 पुशअप करना है। इसके बाद जब दौड़ के आप आएंगे तब उसके बाद ही ये कराया जाएगा। आपको दौड़ने के बाद 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद 10 पुशअप 1 मिनट में, फिर उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा। फिर 10 सिटअप जो है 1 मिनट में करना है, फिर 2 मिनट ब्रेक के बाद 10 स्क्वाट्स आपको करना है 1 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अब फीमेल कैंडिडेट का हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकेंड्स। उन्हें टाइम जो है ज़्यादा मिल रहा है, 1 मिनट 30 सेकेंड का, और फिर 15 स्क्वाट जो है 1 मिनट में इन्हें कंप्लीट करना है। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए था। हम आगे चलते हैं। अब फेज़ 3 में है मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल होगा, आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, एग्जामिनेशन जो फीस है वो आपको 250 रुपये, 250 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। तो दोस्तों यही रहा, सब कंप्लीट हो गया है आपका पूरा, मैंने आप पूरा बता दिया है। अब इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो ज़रूरी हो और जो छूट गया है। आप वैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको एक बार पूरा पढ़ भी लीजिएगा। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देने के लिए, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। आप सारी चीज़ों को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। अगर आप इन क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को नहीं भरिएगा। तो दोस्तों बस इतना ही था इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।